नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। टोटल 30 क्वेश्चन है। 151वें प्रश्न से लेकर के 180 तक टोटल 30 प्रश्न है। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 151। कारकम नास्ति, कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए संबंध, ऑप्शन नंबर बी अपादान, ऑप्शन नंबर सी कारण, ऑप्शन नंबर डी कर्म। इसमें पूछा गया है कि कारक नहीं है तो अपादान भी कारक होता है, करण कारक होता है, कर्म भी कारक होता है। संबंध को कारक नहीं माना गया है। और दोस्तों, संबंध को कारक नहीं माना गया है और जो संबंधन कारक होता है उसको प्रथमा में समाहित किया गया है। इस प्रकार से कारकों की कुल संख्या कितनी होती है वो अगले प्रश्न में आगे बताएंगे। इस प्रश्न में जो पूछा गया है कि कारक नहीं है वो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 152। छात्रेषु रमेशः पटुतमः रेखांकित पदे, पटुतम के नीचे अंडरलाइन है, रेखांकित पदे प्रत्यय अस्ति। प्रत्यय कौन सा है? तो पटुतम जो शब्द है उसके अंत में देखा जाए तो क्या है? तम शेष है, तमह। और तम शेष किस में से रहता है? तरप में से तम शेष नहीं रहता है तो तरप प्रत्यय नहीं हो सकता है। अगतवतु में से तवत शेष रहता है तो इसमें भी ये प्रत्यय भी नहीं हो सकता है। तुम में से तुम शेष रहता है तो तुम भी नहीं है। और तप में से पै की संज्ञा हो जाती है और तम शेष बचता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बे सही आंसर होगा। तो दोस्तों, तम जो प्रत्यय होता है उसमें से तम शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तम शेष रहता है। और तरप प्रत्यय में से तर शेष रहता है। ठीक है। और अक्तवतु में से तवत प्रत्यय शेष रहता है और तुम में से तुम शेष रहता है। तुम हलंत रहता है, मैं ऊ और ने की इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 153। मोहन गेंद से खेलता है। यह हिंदी वाक्य है। इसका आपको क्या करना है? अस्य वाक्यस्य संस्कृत भाषायाम अनुवाद अस्ति। संस्कृत में जो अनुवाद है वो बताना है। कौन सा अनुवाद सही है? मोहन गेंद से खेलता है। ऑप्शन नंबर ए मोहनः कन्दुकात् क्रीडति, ऑप्शन नंबर बी मोहनः कन्दुकं क्रीडति, ऑप्शन नंबर सी मोहनः कन्दुकाय क्रीडति, ऑप्शन नंबर डी मोहनः कन्दुकेन क्रीडति। तो दोस्तों, साधक तमम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो साधक होता है उसकी करण संज्ञा होती है। और करण में कौन सी विभक्ति होती है? करण में तृतीया विभक्ति होती है। अब तृतीया का जो रूप है वो हम सभी वाक्यों में देखेंगे। यहाँ कंदुकात जो शब्द है वो पंचमी का है तो ये नहीं हो सकता है। कंदुकम जो है ये द्वितीया के एकवचन का है, ये भी नहीं हो सकता है। कंदुकाय चतुर्थी के एकवचन का है तो ये वाक्य भी सही नहीं हो सकता है। और ऑप्शन नंबर द कंदुकेन यहाँ है तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर द सही आंसर होगा। मोहन कंदुकेन क्रीडति, बालकः कलमेन लिखति। इस प्रकार का अन्य उदाहरण भी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें प्रश्न संख्या 153 में ऑप्शन नंबर द मोहनः कंदुकेन क्रीडति सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 154। वह मंदिर की ओर जाता है। अस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवाद अस्ति। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या है? ऑप्शन नंबर ए से मंदिरात् प्रतिम गच्छति, ऑप्शन नंबर बी से मंदिरम प्रति गच्छति, ऑप्शन नंबर से मंदिरे प्रति गच्छति, ऑप्शन नंबर डी सह मंदिरेण प्रति गच्छति। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए जो प्रति है उपसर्ग होता है, इसके प्रयोग जब किया जाता है तो इसके पूर्व में जो शब्द होता है उसमें द्वितीया विभक्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? द्वितीया विभक्ति हो जाती है। प्रति योगे अपि, प्रति शब्द के वार्तिक है। उभयते परितय समया निक्षा हा प्रति योगे योगे अपि। तो प्रति जो शब्द है उपसर्ग है उससे
उसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ प्रति से पूर्व मंदिरात जो शब्द है वह पंचमी का है, तो ये भी नहीं हो सकता है। और यहाँ ऑप्शन नंबर से में बात करें तो सप्तमी का है, तो ये भी नहीं हो सकता है। मंदिरेण तृतीया का है, ये भी नहीं हो सकता है। और मंदिरम ऑप्शन नंबर बे में मंदिरम शब्द है जो द्वितीया का है, तो प्रति के योग में मंदिर शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई है। इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर बे सही आंसर होगा। यदि हम इसके सूत्र की बात करें तो वार्तिक की बात करें तो नियम की बात करें तो यह है अभितः, उभयत नहीं है, अभितः परितः, अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति, ये जो शब्द है इनके योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अभितय की बात करें तो दोनों ओर, परितय का मतलब चारों ओर, समया समीप, निक्सा निकट, हा खेद प्रकट करना, और प्रति मतलब की ओर, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। प्रश्न संख्या 155, भवन्ति नम्राश्तर्वः फलोद्गमयी अत्र छंदः वर्तते। ऑप्शन नंबर ए इंद्रवज्रा, ऑप्शन नंबर बे उपेंद्रवज्रा, ऑप्शन नंबर से उपजाति, ऑप्शन नंबर दे वंशस्थ। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें वर्णों की गिनती करनी पड़ेगी या फिर आपको चिन्ह लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम भवंती की बात करें तो भवंती में रस्व है, तो यहाँ इस प्रकार का बनेगा लघु, और फिर वे के बाद में आधा अक्षर है तो गुरु हो जाएगा, और रस्व ई है तो ये गण बन जाएगा। ये माता राज भा न लगा, ठीक है दोस्तों, ये माता राज भान से लगा, उसमें से हम गण बनाते हैं। जबान, तो यहाँ जगण बन रहा है, ठीक है, जबान तो जगण बन रहा है। तो यहाँ हम बात करें इंद्र वज्रा की तो शादिंद्र वज्रा यदि तऊ, तऊ मतलब तगण की बात हो रही है, तो यहाँ तगण प्रारंभ में होना चाहिए, तगण नहीं है तो इंद्र वज्रा नहीं हो सकता है। उपेंद्र वज्रा जत जा सको वे, यहाँ जगण होता है, उपेंद्र वज्रा जत, जगण और तगण, जगण के बाद में क्या होना चाहिए, तगण होना चाहिए। तो यहाँ हमको आगे भी चिन्ह लगाना पड़ेगा। नम्रास में क्या है, ने में क्या होगा दोस्तों, ने में क्या होगा देख लीजिए आप, ने के बाद में आधा अक्षर है तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ गुरु हो जाएगा। फिर आ है तो ये भी गुरु हो जाएगा, और फिर रस्व हो जाएगा। ताराज हो गया है। फिर इसके बाद में फिर जगण होना चाहिए जो कि नहीं है, जय भा न। तो दोस्तों यहाँ अगर बात करें तो हम क्या करेंगे कि वर्ण की गिनती कर लेंगे, क्या करेंगे, वर्णों की गिनती कर लेंगे। तीनों में 11-11 वर्ण आते हैं, तो यहाँ इसमें कुल मिला के 12 वर्ण हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं। तो हम 12 वर्णों का जो छंद होता है वह कौन सा होता है, वंशस्थ होता है, जिसका जतऊ जरऊ, जगण और तगण और जगण और फिर रगण होता है, लास्ट में रगण मिलेगा आपको यहाँ पर। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 156, पा धातु विधि लिंग लकारे मध्यम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। पा धातु विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा वो आपको यहाँ बताना है। ऑप्शन नंबर ए पिबेत, ऑप्शन नंबर बे पिबेत, ऑप्शन नंबर से पिबेतम, ऑप्शन नंबर द पिबेम। सही आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे पिबेत। मध्यम पुरुष बहुवचन की बात की जा रही है तो हलंत नहीं हो सकता है, ठीक है, और मैं नहीं आ सकता है, और पिबेतम भी नहीं होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बे सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 157, रचनात्मक आकलन से प्रधानो उद्देश्य। रचनात्मक जो आकलन होता है CCE के अंतर्गत, उसमें उसका जो प्रधान उद्देश्य है वो क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए छात्र दोषान्वेषणम, ऑप्शन नंबर बे उत्तीर्णताया
अनुत्तीर्णतायाश्च निर्धारणम। ऑप्शन नंबर से उपलब्धि मापनम। ऑप्शन नंबर दे बोधनाध्ययनोन्नतीकरणम। ऑप्शन नंबर दे क्या है? बोधनाध्ययनोन्नतीकरणम, उन्नतीकरणम। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 158। मीनाक्षी अत्र समासः वर्तते। ऑप्शन नंबर ए अव्ययभाव। ऑप्शन नंबर बे तत्पुरुषः। ऑप्शन नंबर से बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर दे कर्मधारय। तो दोस्तों इसमें सही आंसर बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर से, अर्थात यहाँ मीनाक्षी जो शब्द है उसमें बहुव्रीहि समास होगा। मीना इव अक्षिणी यस्य सह मीनाक्षी, यह इसका विग्रह होगा, अर्थात इसमें बहुव्रीहि समास होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 159। मनुष्याः सूर्यं नमन्ति। वाक्यम इदं लृट् लकारे परिवर्तयत्। यहाँ लृट् लकार की बात की जा रही है। लृट् लकार में क्या करना है? आपको वाक्य बदलना है। मनुष्याः सूर्यं नमिष्यन्ति। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बे मनुष्याः सूर्यं नंस्यन्ति। मनुष्याः सूर्यं नमन्तु। मनुष्याः सूर्यं एनमन्। तो दोस्तों यहाँ बात करें, यहाँ लृट् लकार की बात हो रही है, अर्थात भविष्यकाल की बात हो रही है। तो यहाँ जो ए जुड़ा हुआ है ये लंग लकार का है, अर्थात ये हो ही नहीं सकता है। नमन्तु जो है लोट लकार का है, ये भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ आपके सामने दो ऑप्शन बचे हैं। यदि आपको धातु रूप अच्छी तरह से आते हैं कि नम धातु के रूप किस प्रकार से चलते हैं, तो आप अच्छे से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, अर्थात आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, नम जो धातु होती है उसके लृट् लकार में जो रूप बनता है वह है नंस्यन्ति, अर्थात ऑप्शन नंबर बे इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 160। मुनिवरः लज्जितः अभवत्। ये जो वाक्य है, वाक्य स्थितम क्रियापदम लोट लकारे परिवर्तयत्। वाक्य लकारे मतलब लोट लकार में बदलना है आपको। क्या इस वाक्य में जो क्या है? क्रियापद है। तो क्रियापद क्या है? अभवत है। जो कौन से लकार में है? लंग लकार में है। लंग लकार भूतकाल में अभवत बनता है। तो लंग लकार की जो क्रिया है उसको आपको लोट लकार में बदलना है। और दोस्तों इसमें ये भी ध्यान रखना है, जो अभवत है लोट लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तो हमको लोट लकार का भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही रूप लिखना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भवतु। ऑप्शन नंबर बे भव। ऑप्शन नंबर से भविष्यति। ऑप्शन नंबर दे भवेत्। तो दोस्तों यहाँ पर भवेत् नहीं हो सकता है, ये विधिलिंग में बनता है, भविष्यति लृट् लकार में बनता है। अब आपके सामने यहाँ दो रूप है। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान होना चाहिए, लोट लकार में रूप चलते हैं भवतु, भवताम, भवन्तु। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनता है? भवतु बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 161। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा लो आप इसके। बहुत अच्छा प्रश्न है। वाच्य परिवर्तनम करणीयम। इसका वाच्य परिवर्तन करना है। वाच्य परिवर्तन करना है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक्स होने के कारण लिखा नहीं गया है, तो आप उसको इस प्रकार से समझे। सा उच्चई हसती। सा उच्चई हसती। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। ये कर्तृवाच्य में है, इसको आपको कर्मवाच्य में बदलना है। ऑप्शन नंबर ए तेन उच्चई अस्यते। ऑप्शन नंबर बे तया उच्चई अस्यते। ऑप्शन नंबर से सा उच्चई अस्यते। ऑप्शन नंबर दे ताम उच्चई हस्यते। तो दोस्तों यहाँ यदि बात की जाए हस्यते अर्थात क्रिया की, तो सभी में समान है। तो क्रिया से हम निश्चित निर्णय नहीं कर सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा।
अब हम बात करें उच्चई की, उच्चई सभी समान है। तो दोस्तों जो सा है सबसे पहले क्या होता है, जो कर्तृवाच्य का कर्ता होता है उसमें यदि वाच्य परिवर्तन करते हैं तो क्या हो जाता है, तृतीया हो जाती है। ठीक है दोस्तों। और जो क्रिया है वो किसके अनुसार आती है, कर्म के अनुसार आती है। ठीक है दोस्तों, किसके अनुसार, कर्म के अनुसार आती है। तो यहाँ हम बात करें सा, तो सा का तृतीया एकवचन में रूप बनता है तया। क्या बनता है, तया। इस प्रकार से 161 प्रश्न नंबर 161 का ऑप्शन नंबर बे सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 162, वयम विद्यालयात् आगच्छामः रेखांकित पदे प्रश्न निर्माणम करणीयम। यहाँ विद्यालयात् के नीचे अंडरलाइन दी हुई है, तो इसका आपको क्या बनाना है, प्रश्न बनाना है कि कैसे आप इसके स्थान पर किस शब्द का उपयोग करोगे या प्रयोग करोगे। ऑप्शन नंबर ए कस्य, ऑप्शन नंबर बे कथम, ऑप्शन नंबर से कस्मात्, ऑप्शन नंबर दे कस्मै। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, प्रश्न निर्माण करते समय आप ये ध्यान रखें, जिस शब्द के स्थान पर हम कोई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो जिस शब्द को हम हटा रहे हैं उसमें जो विभक्ति है वही उस शब्द में विभक्ति होगी जो हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। विद्यालयात् पंचमी का एकवचन है, तो पंचमी का एकवचन में बनता है किम शब्द का कस्मात् बनता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 163, पितरौ इत्यत्र विग्रह कार्य। यहाँ इसका विग्रह कार्य बताना है आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए मातृचे पितृचे, ऑप्शन नंबर बे पिताचे माताचे, ऑप्शन नंबर से मातुचे पितुचे, ऑप्शन नंबर दे माताचे पिताचे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे पिताचे माताचे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इसमें पिता जो शब्द है वो पहले दे रखा है और माता शब्द बाद में दे रखा है। यहाँ क्या होगा दोस्तों, माताचे पिताचे, ऑप्शन नंबर दे सही आंसर होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर दे सही आंसर होगा। बे आंसर सही नहीं होगा। माता शब्द पहले प्रयुक्त होगा जिसमें से पितृ शब्द शेष बचता है। माता पितरों में से पितृ शब्द शेष बचेगा और वहाँ बनेगा पितरौ। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ प्रश्न संख्या 163 का ऑप्शन नंबर दे सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 164, संस्कृते कति कारकाणि भवन्ति। कितने कारक होते हैं, यहाँ आपको आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए सप्त, ऑप्शन नंबर बे अष्टौ, ऑप्शन नंबर से षट, ऑप्शन नंबर दे पंच। तो दोस्तों यहाँ जो कारक के बारे में पूछा गया है, संस्कृत में कारक कितने होते हैं, वो आपको जवाब देना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बहुत ही सरल प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से षट। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानादिकरणम इत्याहु कारकाणि षट। अर्थात संस्कृत में कारक 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 165, बालकः रिक्त स्थान बिभेति रिक्त स्थानम पूरयत। यहाँ रिक्त स्थान में जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करनी है। ऑप्शन नंबर ए सर्पस्य, ऑप्शन नंबर बे सर्पात, ऑप्शन नंबर से सर्पाय, ऑप्शन नंबर दे सर्पे। तो दोस्तों भी धातु जो भय अर्थ में होती है, तो भय का जो कारण होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी होती है, पंचमी विभक्ति होती है भय का जो कारण होता है। तो यहाँ डरने का कारण क्या है, सर्प है। तो सर्प में पंचमी विभक्ति किस शब्द में, कौन से ऑप्शन में हो रही है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो बे है उसमें पंचमी विभक्ति हो रही है सर्पात। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 166, पच धातु से अक्तय प्रत्यय करने पर क्या शब्द बनेगा और क्षय धातु से अक्तय प्रत्यय करने पर क्या बनेगा। यहाँ दोनों ही आपको ध्यान रखना है। इत्यत्र प्रत्यय युक्त पदम अस्ति, मतलब प्रत्यय युक्त जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर ए पक्वः, ऑप्शन नंबर ए में पक्वः क्षेत्रः, ऑप्शन नंबर बे पक्तः क्षामः, ऑप्शन नंबर से पक्वः क्षामः, ऑप्शन नंबर से पचितः क्षयितः। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से। पच धातु से अक्तय प्रत्यय करने पर पक्व बनता है
और क्षय धातु से क्षामय बनता है। क्षायोमय सूत्र है, क्षायोमय सूत्र है, जिसके द्वारा जो अक्तय प्रत्यय होता है उस तय के स्थान पर क्या हो जाता है, में हो जाता है। और पचोव्यय सूत्र जो है, पचोव्यय जो सूत्र है उससे के अक्तय के जो तय बचता है उस तय के स्थान पर व्यय हो जाता है। तो इस प्रकार से पक्वय और क्षामय ये रूप निष्पन्न होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 167, विद्यालये अस्मिन् इत्यत्र कै संधि। यहाँ कौन सी संधि है, संधि का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए पूर्व रूप संधि, ऑप्शन नंबर बी पर रूप संधि, ऑप्शन नंबर सी गुण संधि, ऑप्शन नंबर डी वृद्धि संधि। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर क्या है वो आपको बताना है। संधि की क्लास में मैंने आपको बताया था कि यदि पद के अंत में ए हो या ओ हो, ठीक है, और उसके बाद में यदि आपको क्या मिल जाता है, ए मिल जाता है, तो उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह लग जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्व रूप संधि कहते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 168, राक्षसः रिक्तिस्थान ईर्ष्यन्ति स्म। रिक्तिस्थान पूर्यत, रिक्तिस्थान की पूर्ति करनी है। ऑप्शन नंबर ए देवानाम, ऑप्शन नंबर बी देवई, ऑप्शन नंबर सी देवेशु, ऑप्शन नंबर डी देवेभ्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देवेभ्य। ईर्ष धातु जिससे ईर्ष्या की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर डी देवेभ्य सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 169, गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, संस्कृतानुवाद करणीय। संस्कृत में इसका अनुवाद करना है। ऑप्शन नंबर ए गुरु शिष्येन प्रश्नं पृच्छति, ऑप्शन नंबर बी गुरु शिष्यात् प्रश्नं पृच्छति, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी गुरुणा शिष्यः प्रश्नं पृच्छति, ऑप्शन नंबर डी गुरु शिष्यं प्रश्नं पृच्छति। तो यहाँ पर दोस्तों गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए, पृष्ठ धातु जो होती है उसके योग में क्या होता है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो द्वितीय विभक्ति का रूप आपको देखना है, कौन से वाले ऑप्शन में द्वितीय विभक्ति का रूप है। तो यहाँ दोस्तों गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति, ऑप्शन नंबर डी में द्वितीय विभक्ति का रूप है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 170, पंचगंगम इत्यत्र समासः क। बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है, आप सभी इसे स्टार लगा लें। इसके अलावा एक दो उदाहरण और है जिसको मैं बताऊंगा। ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी अव्ययभाव। तो दोस्तों इन चार ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही है, अर्थात पंचगंगम में कौन सा समास है, वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों पंचगंगम है उसमें कौन सा समास है, नदी विश्चय। सूत्र आपने पढ़ा होगा, नदी विश्चय, नदी विश्चय। और ये सूत्र क्या कहता है, नदी भी से संख्या समझते। नदीवाचक जो शब्द होते हैं उनके साथ में यदि संख्यावाची शब्द हो तो वहाँ अव्ययभाव समास होता है। तो यहाँ गंगम जो शब्द है नदीवाची है और पंच जो है वो संख्यावाची है। इस प्रकार से यहाँ इसमें पंचगंगम में ऑप्शन नंबर डी अव्ययभाव समास सही आंसर होगा। और पंचगंगम के अलावा द्वियमनम भी इसका अन्य उदाहरण होगा, पंचगंगम द्वियमनम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 171, रिक्तिस्थान दुर्जनम। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ऑप्शन नंबर ए दिक्, ऑप्शन नंबर बी प्रति, ऑप्शन नंबर सी नमः, ऑप्शन नंबर डी स्वदा। तो दोस्तों दिक् दुर्जनम ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नमय के योग में चतुर्थी होती है तो यहाँ चतुर्थी नहीं है, इस प्रकार से नमय नहीं हो सकता है। स्वदा स्वासदा अलम वसर योगात से इसमें भी क्या होता है, चतुर्थ विभक्ति होती है, तो नमय में द्वितीय है इसलिए नहीं हो सकता है। दुर्जनम प्रति, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी भी संभावित आंसर हो सकता है, अर्थात सही आंसर है। लेकिन यहाँ धिक दुर्जनम प्रयुक्त होने के कारण यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और दोस्तों यहाँ यदि धिक नहीं आता है तो प्रति भी आपका आंसर
सही होगा, या दोनों ही आंसर सही हो सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि दिक् दुर्जनम जो है वो और ज़्यादा सही हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 172। भाषाकौशलस्य विकासः कथं क्रियते? ऑप्शन नंबर ए लेखनेन, ऑप्शन नंबर बी श्रवणेन, ऑप्शन नंबर सी उच्चारणेन, ऑप्शन नंबर डी पठनेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों भाषा कौशल का जो विकास है वो कैसे हो सकता है? उच्चारण से हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 173। मौखिक परीक्षायाः भेदः नास्ति। मौखिक परीक्षा का भेद कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शलाका परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी शास्त्रार्थ परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ऑप्शन नंबर डी भाषण परीक्षा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है? मौखिक परीक्षा का भेद नास्ति मतलब नहीं है। नास्ति मतलब नहीं है। मौखिक परीक्षा कौन सी नहीं है? तो दोस्तों बात करें हम शलाका परीक्षा की, तो शलाका परीक्षा क्या होता है कि एक ग्रंथ में शलाका डाल करके कौन से भी पेज में जहाँ वो पेज खुलता है उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रश्न में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसा जो परीक्षा होती है उसे हम शलाका परीक्षा कहते हैं। शास्त्रार्थ जो परीक्षा होती है उसमें शास्त्रों के बारे में द्वंद्वी प्रतिद्वंद्वी आपस में प्रश्न पूछते हैं, या शास्त्र के विषय में विस्तार से वाक्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि भाषण परीक्षा की बात करें तो इसमें किसी एक टॉपिक पर बोला जाने के लिए, किसी एक बिंदु पर एक टॉपिक पर बोलने के लिए कहा जाता है, उसे हम भाषण परीक्षा कहते हैं। और वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो होती है ये एक क्या होती है? ऑब्जेक्ट टाइप होती है। ये मौखिक परीक्षा का भेद नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 174। हरि शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचने रूपम भवति। ऑप्शन नंबर ए हरिम, ऑप्शन नंबर बी हरि, ऑप्शन नंबर सी हरिन, ऑप्शन नंबर डी हरिन। तो दोस्तों यदि आपको हरि शब्द याद है, हरि शब्द ह्रस्व इकारांत और पुल्लिंग शब्द है। क्या है दोस्तों? ह्रस्व इकारांत और पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इसका आपको रूप कैसे चलेगा? आपने यदि रूप शब्द याद है आपको तो इस प्रश्न का आप सही जवाब दे सकते हैं। प्रश्न बहुत ही सरल है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। हरि शब्द के रूप चलते हैं। हरि, हरि, हरय प्रथमा, हरिम, हरि, हरिन द्वितीया। यहाँ ऑप्शन नंबर जो द है वो सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 175। नदी शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एकवचने रूपम भवति। नदी शब्द का चतुर्थी एक वचन में जो रूप बनेगा वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए नदीम, ऑप्शन नंबर बी नद्या, ऑप्शन नंबर सी नद्यई, ऑप्शन नंबर द नद्याम। तो दोस्तों नदी शब्द के जो रूप चलते हैं उसके चतुर्थी के एक वचन में क्या बनेगा? नद्यई बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 176। घनश्यामः अस्य समासस्य विग्रह अस्ति। घनश्याम जो शब्द है इसका समास विग्रह आपको बताना है। कौन सा समास विग्रह सही है? ऑप्शन नंबर ए घन च श्यामः च, घनः च श्यामः च, ऑप्शन नंबर बी घन इव श्यामः, ऑप्शन नंबर सी श्यामः इव घनः, ऑप्शन नंबर डी घने श्यामः। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? घनः इव श्यामः, घनश्याम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या, और दोस्तों इसमें समास की बात करें तो समास कौन सा है? कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय। सूत्र है उपमानानि सामान्यवचनैः। प्रश्न संख्या 177। त्रिभुवनम, बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है। त्रिभुवनम अत्र समासः अस्ति। ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष है, ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि संख्या शब्द जो पूर्व में आता है वह समास कौन सा समास कहलाता है।
अर्थात दोस्तों वह समास द्विगु समास कहलाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ड इस प्रश्न का सही आंसर होगा। संख्या जिसके पूर्व में होती है वह द्विगु समास कहलाता है। त्रिभुवनम में त्रि क्या है? संख्यावाची शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 178। ये वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। यह वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन नंबर ए नासिका, ऑप्शन नंबर बी तालु, ऑप्शन नंबर सी उभौ, ऑप्शन नंबर डी को अपि न। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यम गणनानम नासिका, तो नासिका भी होता है। और ये च वर्ग में आता है इचु यशानाम तालु, तो तालु भी होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 179। ग्रहगतः उदाहरणम इदम विद्यते। ग्रहगतः उदाहरणम इदम विद्यते। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समासस्य, ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समासस्य, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समासस्य, ऑप्शन नंबर डी अविभाव समासस्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 180। दुर्जनः सज्जनस्य अपकरोति रेखांकित पदे उपसर्गः धातुश्च स्तः। यहाँ अपकरोति के अंडरलाइन है, तो इसमें आपको बताना है कि धातु क्या है और उपसर्ग क्या है। ठीक है, धातु और उपसर्ग दोनों आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अप प्लस क्री, ऑप्शन नंबर बी अप प्लस क्री, ऑप्शन नंबर सी अप क्री, ऑप्शन नंबर डी अप क्री। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा अप तो उपसर्ग है और क्री धातु है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और कमेंट करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको नए नए वीडियो जो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और समय का सदुपयोग हो सके। धन्यवाद।